अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मेरीन इलियास और हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर बायोएनर्जेटिक्स के टॉपिक फोटोसिंथेसिस को। और प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को फोटोसिंथेसिस का इंट्रोडक्शन बता चुकी हूँ, जिसमें हमने ये देखा था कि फोटोसिंथेसिस को कौन कौन से रिएक्शन परफॉर्म करने होते हैं और कौन कौन से ऐसे मटीरियल्स हैं जो उसको चाहिए होते हैं जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होती है। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने देखना है कि एक्चुअली ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता कैसे है, कैसे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं वो लार्जर वन मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाते हैं। अब अगर हम लोग मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करें तो हमारे पास दो ऐसे फेजेस हैं, दो ऐसे रिएक्शंस हैं जिनको मिलाएं तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। सबसे पहले हमारे पास लाइट रिएक्शंस हैं और दूसरा हमारे पास डार्क रिएक्शंस हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको गलत परसीव कर जाते हैं कि लाइट रिएक्शंस उनके मुताबिक वो वाले रिएक्शंस होते हैं जो लाइट के अंदर होते हैं, मतलब डे टाइम होते हैं, और डार्क रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कि रात के वक्त होते हैं, जबकि ये बिल्कुल ही गलत कॉन्सेप्ट है। हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा भी था कि फोटोसिंथेसिस का तो मतलब यही होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स लार्जर मॉलिक्यूल्स में चेंज होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और अगर सनलाइट की बात करते हैं तो वो तो होती ही डे टाइम में। तो इस तरह से वो वाले हमारे पास जो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस की रिएक्शंस हैं, चाहे वो लाइट रिएक्शंस हो चाहे वो डार्क रिएक्शंस हो, वो होंगे ही सनलाइट में। लेकिन जो सनलाइट में इन लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस का जो सही कॉन्सेप्ट है उसको अभी हम लोग यहाँ पे समझने लगे हैं। उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले प्लास्टिड्स को याद करना पड़ेगा। हम लोग प्रीवियसली प्लास्टिड्स को देख चुके हैं। हम लोगों ने ये कहा है कि जो प्लास्टिड्स हैं वो हमारे पास प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, पी फॉर प्लास्टिड्स, पी फॉर प्लांट्स। इसमें भी बच्चे जो हैं वो गलत काम कर जाते हैं। वो बेसिकली प्लांट्स को याद रखने की बजाय एनिमल्स में प्लास्टिड्स भी डाल देते हैं। इनफैक्ट एनिमल्स में प्लास्टिड्स नहीं होते, इसलिए याद रखें पी फॉर प्लास्टिड्स, पी फॉर प्लांट्स। तो प्लास्टिड्स जो है वो प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। अब अगर हम लोग प्लास्टिड्स की टाइप्स की बात करें तो हमारे पास 3 टाइप्स हैं, क्लोरोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है और क्रोमोप्लास्ट है। प्लास्टिड की जो फर्स्ट टाइप है, जो क्लोरोप्लास्ट है, मैं यहाँ पर उसकी डायग्राम बनाई है। ये आप देख रहे हैं कि डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड हमारे पास ऑर्गेनाली होती है, 1 एंड सेकेंड मेम्ब्रेन, ठीक है। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर यहाँ पर ऐसे लग रहा है जैसे स्टैक्स ऑफ कॉइन पड़े हुए हों। जैसे हम लोग कॉइन्स को स्टैक करते हैं ना, एक दूसरे के ऊपर थैलियां पड़ी हुई होती हैं, बिल्कुल ऐसे ये लग रहा है। जो एक है उसको हम लोग थैलाकॉइड बोलते हैं और ओवरऑल जो स्टैक है उसको मैं ग्रेनम बोलूंगी। और अगर मैं पूरी ऑर्गेनाली के ग्रेनम की बात करूं तो हम लोग उसको कलेक्टिवली ग्रेना बोलते हैं। अब इस ग्रेना के अलावा यहाँ पर जो हमारे पास इनर साइड मटेरियल प्रेजेंट होता है उसको स्ट्रोमा बोलते हैं। तो ओवरऑल प्लास्टिड फिल वक्त हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने ये देखा कि यहाँ पर थैलाकॉइड पड़ी हुई होती है जो कि ग्रेनम बनाती है, और इसके अलावा यहाँ पर क्या पड़ा होता है, स्ट्रोमा पड़ा हुआ होता है। तो जो अभी हम लोग बात कर रहे थे लाइट और डार्क रिएक्शंस की, तो लाइट और डार्क रिएक्शंस को होना तो फोटोसिंथेसिस के अंदर जरूरी है और ये डे लाइट में ही होगा। लेकिन ये जो सनलाइट है उसमें से 2 तरह से काम होगा। जो लाइट रिएक्शंस है वो सारे के सारे थैलाकॉइड के अंदर होंगे, और वो वाले जो रिएक्शंस हैं, जो डार्क रिएक्शंस है, वो सारे के सारे स्ट्रोमा के अंदर होंगे। तो जो हमारा वो मिसकॉन्सेप्ट था कि लाइट रिएक्शंस डे टाइम में होते हैं और जो डार्क रिएक्शंस है वो नाइट टाइम में होते हैं, ये गलत कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये है कि जो लाइट रिएक्शंस है वो थैलाकॉइड के ऊपर होते हैं और जो डार्क रिएक्शंस है वो स्ट्रोमा के ऊपर होते हैं। अब अगर मैं इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ लाइट और डार्क रिएक्शंस को, ये हमारे पास एक समरी है लाइट और डार्क रिएक्शंस की। इनको हम लोग डिटेल में भी फर्दर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर मैं यही क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर दिखाऊं आपको, ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड है, और सपोज कर लें ये हमारे पास ये वाली थैलाकॉइड पड़ी हुई है जिसके ऊपर लाइट रिएक्शंस को होना है एक्चुअली। अब होता क्या है, ये जो थैलाकॉइड है, ये जो मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये लाइट रिएक्शंस यहाँ पर होंगे। कैसे होंगे, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। जैसे ही सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे, जैसे रूट हेयर से वो प्लांट तक के अपर पार्ट तक पहुँचते हैं, बिल्कुल ऐसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स वहाँ से इन थैलाकॉइड के पास आ जाएंगे और सनलाइट ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेंगे।
जैसे ही ये सारा प्रोसेस हो जाएगा, यहाँ पर थैलाकोइड के ऊपर रिएक्शंस होंगे और रिएक्शन के रिजल्ट में हमारे पास हाईली एनर्जी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनते हैं। एटीपी बनेगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है ये भी हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। और नेक्स्ट जो बनता है हमारे पास NADPH बनता है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन, ये हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। याद रखिएगा, एक न्यूक्लियोटाइड, एक निकोटिनामाइड NADPH का जो मॉलिक्यूल है वो हमारे पास 3 ATP के मॉलिक्यूल्स देता है। तो मतलब एक ATP का मॉलिक्यूल बन रहा है मेरे पास और साथ साथ क्या बन रहे हैं, NADPH का मॉलिक्यूल बन रहा है। अब लाइट रिएक्शन के अंदर क्या हुआ, वाटर एंटर हुआ, सनलाइट एब्जॉर्ब हुई और इसके रिजल्ट में ATP बना और NADPH के मॉलिक्यूल्स बने। इनको पास ऑन कर दिया जाएगा इस स्ट्रोमा के अंदर। हमने देखा ना कि लाइट रिएक्शंस तो थैलाकोइड के ऊपर हो रहे थे और जो स्ट्रोमा है उसके ऊपर डार्क रिएक्शंस हो रहे हैं। अब ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं ये स्ट्रोमा के अंदर चले जाएंगे जो डार्क रिएक्शंस में यूटिलाइज होंगे और इसके अलावा इस रिएक्शन के दौरान हमारे पास ऑक्सीजन बनती है एज अ बाय प्रोडक्ट जो कि बाहर लिबरेट कर दी जाती है। अब अगर हम लोग डार्क रिएक्शन की बात करें तो डार्क रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसके लिए सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती और ये स्ट्रोमा के अंदर होते हैं, बिल्कुल ऑपोजिट टू द लाइट रिएक्शंस। लाइट रिएक्शंस थैलाकोइड के ऊपर हो रहे थे और इसके लिए सनलाइट की रिक्वायरमेंट थी, जबकि डार्क रिएक्शंस क्या करते हैं, सनलाइट, ये जो लाइट रिएक्शंस है उन्हीं से बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यूटिलाइज करते हैं और इसके लिए सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब ये वाले मॉलिक्यूल्स जब डार्क रिएक्शंस के अंदर जाएंगे, यहाँ पर कैल्विन साइकिल का प्रोसेस होगा, तो कैल्विन साइकिल के रिजल्ट में और साथ साथ बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड आएगी। हम कार्बन डाइऑक्साइड को भी देख चुके हैं कि वो कैसे हमारी प्लांट की बॉडी के अंदर एंटर होती है। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड आएगा, ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर पूरा साइकिल प्रोसेस होगा और उसके रिजल्ट में हमारे पास ग्लूकोज बन जाएगा जो कि फोटोसिंथेसिस की रिक्वायर्ड प्रोडक्ट थी। हमने कहा था हम सिंपलर मॉलिक्यूल्स को यूज करेंगे और बदले में एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बना देंगे जो कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना दिया। कैल्विन साइकिल कैसे प्रोसेस करता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कैसे बनता है, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। इसके अलावा यहाँ पर डार्क रिएक्शन के दौरान में NADP पॉजिटिव बनेंगे और ADP का मॉलिक्यूल बनेगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट का मॉलिक्यूल बनेगा। ये दोबारा फिर एंटर हो जाते हैं लाइट रिएक्शंस में और फिर दोबारा ये जो साइकिल है एज सच कंटिन्यू रहता है। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि लाइट रिएक्शंस कैसे प्रोसेस करते हैं, यहाँ पर सनलाइट कैसे एब्जॉर्ब होती है, तो वो ये वाली डायग्राम है। इस डायग्राम को हम लोग जी स्कीम भी बोलते हैं। अगर मैं इस जी स्कीम को देखूं तो यहाँ पर आपको फोटो सिस्टम नजर आ रहा है। फोटो सिस्टम का मतलब होता है कि जो हमारे पास थैलाकोइड है उसके अंदर जो क्लोरोफिल की अरेंजमेंट हुई हुई होती है, एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट हुई हुई होती है, उसको फोटो सिस्टम बोलते हैं। ये जो फोटो सिस्टम है ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। जैसे ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है तो इसके साथ साथ यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसकी ब्रेकडाउन होती है। हम जानते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, H2O होता है। H2 का मतलब 2 हाइड्रोजन आयंस और ये जो O है इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक ऑक्सीजन है, जिसको मैंने O2 हाफ लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन यूज होती है। तो 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स और एक ऑक्सीजन ओवरऑल वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स भी बनते हैं। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं फोटो सिस्टम के पास आ जाते हैं, फोटो सिस्टम इसको कैप्चर करता है, सनलाइट ये एब्जॉर्ब करते हैं और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को हाई एनर्जी मिल जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी लेने पे लोअर लेवल से अपर लेवल पे चले जाएंगे। जैसे ही ये लोअर लेवल से अपर लेवल पे चले जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो जब ये अपर लेवल पर जा चुके हैं मतलब ये कि ये वाली सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर चुके हैं, तो नेक्स्ट क्या होगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स वापस नीचे आएंगे तो जैसे ही ये अपर लेवल से लोअर लेवल पर आएंगे तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब अपर ऑर्बिट से हाई ऑर्बिट से नीचे वाले ऑर्बिट पे आता है तो उस वक्त एनर्जी लिबरेट करता है। बिल्कुल ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन अपर लेवल से लोअर लेवल पे आएगा तो यहाँ पर एनर्जी जो है वो लिबरेट होगी और ये वाली एनर्जी हम उसको अपने डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए यूटिलाइज कर देते हैं। अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दूसरे फोटो सिस्टम के पास आएंगे। जैसे ही दूसरे फोटो सिस्टम के पास आएंगे फिर दोबारा यहाँ पर सनलाइट एब्जॉर्ब होगी, फोटॉन्स एनर्जी जो है वो
एब्जॉर्ब होगी और ये इलेक्ट्रॉन्स दोबारा फिर एक्साइट कर जाएंगे। जैसे ये दोबारा फिर एक्साइट करेंगे तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स जब दोबारा वापस लोअर ऑर्बिट वाली साइड पे जाएंगे तो फिर दोबारा एनर्जी लिबरेट करेंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे यहाँ पे था। और इसके साथ साथ ये जो हाइड्रोजन आयंस है ये यहाँ पर यूटिलाइज होंगे और NADP पॉजिटिव जो है वो चेंज हो जाएगा NADPH में। तो लाइट रिएक्शन में हम लोगों ने ओवरऑल देख लिया कि एक तो एनर्जी की फॉर्मेशन होती है, ATP की फॉर्मेशन होती है, और सेकेंडली हमारे पास यहाँ पे NADPH के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। बिल्कुल ऐसे यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा था कि लाइट रिएक्शन के दौरान में ATP जनरेट होगी, NADPH जनरेट होंगे। अब ये जो NADPH और ATP है ये ऐसा जाएगी डार्क रिएक्शंस के पास, केल्विन साइकिल के अंदर एंटर होगी और फिर ओवरऑल हमारे पास प्रोसेस चलेगा और फिर रिजल्ट में हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल आ जाएगा। आई होप आपको समझ आई। अब हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में डार्क रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।